हेलो फ्रेंड्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दिलीप कुमार शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पहली विशेषता है प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों को दर्शाया गया है। संविधान के लक्ष्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। इस प्रस्तावना के महत्व को समझते हुए डॉक्टर A.M. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। संविधान की प्रस्तावना के महत्व को समझते हुए डॉक्टर K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। अब चलते हैं इसकी दूसरी विशेषता की तरफ। सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान। देखिए, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और इसके कुल 22 भाग हैं। दोस्तों, संविधान का जब निर्माण हुआ था और ये लागू हुआ था, उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं। अब देखिए, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अनुच्छेदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उप भागों को बढ़ाया गया है, जैसे अनुच्छेद 19 कैक है, गैग है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जरूर अनुच्छेदों की संख्या 460 के ऊपर हो गई है, लेकिन मूल जो अनुच्छेद हैं वो आज तक 395 हैं, अनुसूचियां 12 हैं और भाग भी 22 हैं। कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा भाग 25 हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाग 22 हैं, वो इसके उपभाग हैं, जैसे अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 12 और भाग 22। आगे बात करते हैं लिखित और निर्मित संविधान की। तो भारतीय संविधान को लिखा गया, इस हिसाब से कुछ संविधान अलिखित हो सकते हैं, संविधान लिखित भी हो सकते हैं। जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। यहाँ हमारे संविधान को लिखा गया है और इसका निर्माण भी किया गया है। देखिए, हमारे संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद किया गया। तो इस प्रकार से हमारा संविधान निर्मित है। कुछ संविधान विकसित होते हैं, जैसे इंग्लैंड का संविधान विकसित भी है और अलिखित भी है, लेकिन भारतीय संविधान लिखित, निर्मित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आगे इसकी तीसरी विशेषता की बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यह हमने इंग्लैंड से ली है। संसदीय शासन व्यवस्था को हमने इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, तो उसी आधार पर कई उपबंध हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं और यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को भी हमने ब्रिटेन से ही अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे जैसे बात करें संसद, तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। ये तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं। इसके बारे में हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे, संसद के लेसन में। तो हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है।
इसके बाद तीसरी विशेषता हो गई हमारी संसदीय शासन व्यवस्था। चौथी विशेषता कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। तो देखिए, संविधान में परिवर्तन के आधार पर संविधान को कठोर या लचीला कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो बहुत कठिन है, जबकि कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन के लिए साधारण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अब यहाँ हम ध्यान देते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। एक है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे राज्यों के पुनर्गठन का मामला। तो इसमें संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा। यहाँ विशेष बहुमत से संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। विशेष बहुमत से तात्पर्य है 2/3 बहुमत। तो इसमें क्या होता है, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसके आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। तीसरी विशेषता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। अब ये हमारे संविधान को कठोर बनाता है। विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता तो है ही है, उसके अलावा लगभग या कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन है, या स्वयं अनुच्छेद 368 में परिवर्तन है, इस प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार से हमारे संविधान में कठोर और लचीलेपन का मिश्रण अपनाया गया है। उसके बाद अगली विशेषता है एकल नागरिकता। दोस्तों, आपको पता है भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। यहाँ संघ की अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता होती है और राज्यों की अलग नागरिकता होती है। लेकिन भारत में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। भारत में राज्य और केंद्र सभी के लिए एकल नागरिकता को अपनाया गया है। हम सब भारतीय हैं। इस प्रकार भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ये भी इसमें अपने आप में एक अलग विशेषता है। आगे चलते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, ये मूल संविधान में 7 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसके बारे में भी विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को कोई भी कानून बनाते समय, कोई भी विधि बनाते समय निर्देश करते हैं कि आप इस प्रकार से या इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए विधि का निर्माण करें, कानून बनाएं। ये नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व केवल मात्र निर्देश देते हैं कि राज्य या केंद्र सरकार को विधि बनाते समय इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे सामूहिक हित पूरा हो सके। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये केवल लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। यहां संविधान के भाग 4 के ये एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 4 के में अनुच्छेद 51 के में, संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और आपको पता है हमने ये रूस से लिए हैं, इनको हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य दिए गए थे तो ये 10 थे। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। यहाँ फिर अगली विशेषता आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सार्वभौमिक का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त होने वाले वयस्क मताधिकार। हमारे देश में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग या जन्म स्थान, इनके भेदभाव के बिना सभी को मत देने का अधिकार है और सभी के मत का मूल्य समान है। पहले वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में मताधिकार की आयु, वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन में इसे 21 से 18 किया गया था। उसके बाद आता है 10वीं विशेषता है हमारी स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों, हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है न्यायपालिका कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और निष्पक्ष होकर अपना निर्णय ले सकती है। देखिए किस प्रकार से है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति हो जाने के बाद ये न्यायाधीश पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
ये व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अपने कार्यों के लिए ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होकर न्यायिक कार्य कर सकते हैं। इनके अलग से वेतन हैं, ये संसद पर निर्भर नहीं हैं और इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ये इनके कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती। इस प्रकार ये स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से न्यायिक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी हमारी न्यायपालिका को प्रदान की गई है। ये हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसका तात्पर्य होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है और यदि वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत पाए जाते हैं तो उन्हें असंवैधानिक बताकर रद्द घोषित कर सकती है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है और यदि वे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उन्हें असंवैधानिक बताकर रद्द घोषित कर सकती है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपना कार्य करती है। इसके अलावा आजकल एक शब्द जो चर्चा में रहा है या चर्चा में चल रहा है, न्यायिक सक्रियता, ये भी भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। आगे देखिए, अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन। दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था में एक से अधिक स्तर के शासन की व्यवस्था होती है। भारत में त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था है। एक संघ या केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकारें और तीसरी है स्थानीय सरकारें या स्थानीय स्वशासन। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। भारत में संविधान के द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ शासन के 3 स्तर हैं। एक संघ या केंद्र सरकार जो पूरे देश पर शासन व्यवस्था का संचालन करती है। दूसरी है राज्य सरकार जो राज्य से संबंधित शासन का संचालन करती है और तीसरी स्थानीय सरकारें जो स्थान विशेष पर स्वयं के द्वारा शासन किया जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसके बाद आता है अगली विशेषता, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य होता है भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राज्य धर्म नहीं है। सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और ये शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है, अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई राज्य धर्म नहीं है। कानून की दृष्टि में या राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भारत में भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। दोस्तों, आपातकाल के समय, संकट काल के समय कुछ उपबंधों की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, भाग 18 में
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के द्वारा आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 के द्वारा है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या हम किसी युद्ध में शामिल हों या यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 में है, यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये राज्य में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के द्वारा और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यदि वित्त संकट या खाद्य संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इसमें कर्मचारियों के वेतन में से कटौती की जा सकती है। तो ये थी दोस्तों हमारे संविधान की विशेषताएं। ये विशेषताएं हमारे संविधान को अनूठा बनाती हैं। अब यहाँ देखते हैं, इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मुझे आशा है आप अच्छे से तैयारी करेंगे।